हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। हमारे समय में भी लाठी चार्ज होता था, वो लाठी चार्ज नहीं था, वो बेत का चार्ज होता था। कि वो जो लाठियां लिए हुए थे, वो लाठियां लोहे की थी, उसको बेत कह लीजिए, वो लोहे की बेत थी। मैंने ये भी देखा तमाम बेतों में कीलें जड़ी हुई थी, कीलें जड़ी हुई थी। ये कौन से हुक्मरान है जो 2014 में अपने इस संवादहीन एजेंडे के साथ आ गए, जिनके पास जनता की बातों को सुनने का समय तक नहीं। और प्रयागराज से आज जुड़े हैं श्री श्याम कृष्ण पांडे, जो किसी जमाने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और बहुत तेज तर्रार जो वहां के नेताओं में हैं। 17 जुलाई को जब देश के माननीय गृह मंत्री महोदय ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हटाकर वो दूसरा पुलिस कमिश्नर लाए, हम पुराने लोग हैं, हमारी समझ में आ गया कि जो पुलिस कमिश्नर 20-25 दिनों से छात्रों के आंदोलन को सदाशयता के साथ डील कर रहे थे, उसका निर्वाह कर रहे थे, वो माननीय गृह मंत्री जी को रास नहीं आया। और हम लोग समझ गए थे कि अब दमन चक्र का दौर चलने वाला है, और वो चला भी। अपने जमाने में जो कुछ हुआ है 20 और 21 जुलाई को, उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। यानी हमारे समय में भी लाठी चार्ज होता था, वो लाठी चार्ज नहीं था, वो बेत का चार्ज होता था। पुलिस वाले बहुत हल्की हल्की बेत लेकर छात्रों पर प्रहार करते थे। आपको याद दिलाऊं, आप तो उस दौर के भी साक्षी हैं, जब जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार से आंदोलन का नेतृत्व किया था। 73 वर्ष के जयप्रकाश नारायण जी के कंधे पर, आपको याद होगा, एक लाठी लगी थी। वो लाठी क्या बेत थी। और जब जयप्रकाश जी का कुर्ता उतार कर देखा गया तो उस बेत का उनके बदन पर निशान नहीं था। यानी वो इतना हल्का चार्ज था। और 20 तारीख को जो दिल्ली में जो दौर गुजरा है, क्या कहते हैं उसको, वेटन, क्या पैलेट नाम है? गन, पैलेट गन, पैलेट गन। वो बंदूक है जिससे छर्रे निकलते हैं। मैं एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आप बताइए, लेकिन मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है पैलेट गन का इस्तेमाल। तो मैं We hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence. The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. तो ये एक आप जो कह रहे हैं, ये वास्तव में एक बहुत गंभीर बात है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना है, और जो हम समझते हैं कि सोमवार को पार्लियामेंट में आएगा। जी आप प्लीज जारी रखें। मैं कह रहा था, इसके अलावा मैंने देखा कि वो जो लाठियां लिए हुए थे, वो लाठियां लोहे की थी, उसको बेत कह लीजिए, वो लोहे की बेत थी। मैंने ये भी देखा तमाम बेतों में कीलें जड़ी हुई थी, कीलें जड़ी हुई थी। अब ये सब देखकर जिंदगी के आखिरी दौर में, यानी अब 63 साल पहले तो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से 84 साल की उम्र में प्रवेश कर गए हैं, अपनी आंख से इन दुर्दांत घटनाओं को देखकर खून उबलता है। यहीं तक नहीं, जब हमने देखा
कि एक छात्रा के स्तन के ऊपर सीने को रौंदते हुए एक पुलिस अधिकारी उसकी पिटाई कर रहा है। जब हमने देखा कि एक छात्रा के गुप्तांग में डंडे घुसेड़ रहा है, वो दोनों की फोटो वायरल है, देश के करोड़ों लोगों ने देखा, उनके चेहरे वायरल हैं, उनके नाम सामने आ चुके हैं, सबूत सामने हैं, और इस देश के लायक गृह मंत्री ने आज की तारीख तक और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। यानी ये हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों पर रामदत्त जी कलंक का टीका है, कलंक का टीका। अंग्रेजी में आप जानते हैं इसको स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा। अब ये राम की का नाम लेकर राजगद्दी पर आए, राम मंदिर के नाम पर राजगद्दी पर आए, मंदिर के चर्चा में नहीं जाना चाहता, वहां जो लूट हुई है। लेकिन भगवान राम के दौर में एक सीता का अपहरण हुआ। रावण जब अशोक वाटिका में जाता था तो सर झुकाकर सीता से उन्हें विनय करता था, प्रलोभन देता था। सीता जी से नजर मिलाने का आत्मबल तक उसमें नहीं था। और एक सीता के अपहरण पर रामदत्त जी इस देश में सोने की लंका जला दी गई थी, सोने की लंका। महाभारत। अब ये राम की बात करते हैं तो राम का नाम लेना ही काफी नहीं, राम जैसा विमल आचरण चाहिए। इनका आचरण राक्षसी प्रवृत्ति का। महाभारत एक द्रौपदी के चीरहरण पर इस देश का इतिहास बताता है, महाभारत हो गया। अब आज के दौर में ये क्या हो रहा है, मतलब आप ये समझे कि न अब मुस्कुराने को जी चाहता है, न आंसू बहाने को जी चाहता है। कोई मसलहत तो रोक देती है, वरना पलट दे जमाने को जी चाहता है। वो हमारी मसलहत, हमारी उम्र है, हमारी शारीरिक अवस्था है। अब मैं लौट के आता हूं 21 तारीख पर। 21 जुलाई को देश के प्रतिपक्ष के नेता, देश के तमाम सांसद प्रधानमंत्री के दरवाजे पर चलकर गए, उनके दरवाजे पर बैठे धरना दिया। भारतीय संस्कृति अपेक्षा करती थी कि तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे द्वार पर अगर तुम्हारा दुश्मन भी आया है तो उसका सत्कार करो। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अपने राजमहल से निकलकर 25 कदम टहलकर प्रतिनिधिमंडल से मिल लेते, चंद बातें कर लेते, तो शायद उनकी प्रतिष्ठा कुछ उठती, जिसे उन्होंने उस दिन धरातल पर पहुंचा दिया, जब घसीट घसीट कर देश के प्रतिपक्ष के नेता, सांसद, जो देश के की करोड़ों जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके दरवाजे पर इस तरह से दुत्कारे गए, अपमानित किए गए, घसीटे गए, मोटर और बस में फेंके गए। तो रामदत्त जी, ये सब कुछ जो हो रहा है इसे देश देख रहा है, देश गौर से देख रहा। मैं लौट के आता हूं जिन बेटियों के साथ ये दुराचरण हुआ, मैं आपसे सत्य कहता हूं, अब भी उन दोनों बेटियों की तस्वीर हम लोगों की आंखों से ओझल नहीं हो पा रही। रह रह कर वो घिनौना दौर आंख के सामने तिर रहा है, तैर रहा। और एक बड़ी समस्या संवादहीनता। 2014 से इस देश में जो हुक्मरान आए हैं, उनकी संवादहीनता
जनता के प्रतिनिधि मंडलों से मिलना ही नहीं, अपनी कोठियों में रहना, सीधे संसद निकल जाना या अपने चुनाव क्षेत्र में निकल जाना। अरे आपके सामने की बात है रामदत्त जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 बजे से 10 बजे तक 3 मूर्ति भवन में निकलकर जनता से मिलते थे। इंदिरा गांधी जी हफ्ते में 3 दिन अपने एक सफदरजंग रोड के घर पर आकर खड़ी होती थी। मेटल डिटेक्टर से जनता जाती थी, बिना अपॉइंटमेंट की जनता, मेटल डिटेक्टर खुला समय था। उनके बगल में आर के धवन खड़े होते थे और आर के धवन के पीछे 10-15 प्राइवेट सेक्रेटरीज। लोग अपनी अर्जी इंदिरा जी को पकड़ाते थे या 2 लाइन बात कहनी होती थी, कह लेते थे और इंदिरा जी धवन साहब की तरफ कागज बढ़ा देती थी और धवन साहब पीछे अपने पीएस की तरफ जो तमाम विभागों के काम देखते थे। और ये सिलसिला आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी समय में देखा है, मनमोहन सिंह जी के भी समय में देखा है, चंद्रशेखर जी के भी समय में देखा है, हर दौर में देखा है। तो ये कौन से हुक्मरान है जो 2014 में अपने इस संवादहीन एजेंडे के साथ आ गए, जिनके पास जनता की बातों को सुनने का समय तक नहीं। ये भी एक विचित्र स्थिति है जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा। आगे की बात जैसा आप बताना चाहें, मुझसे अपेक्षा करते हैं। नहीं, मैं आप की तरह हम भी और पूरा देश और पूरी दुनिया ने देखा है आज जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है। आपने जिक्र किया जयप्रकाश जी के लाठीचार्ज का, उस रात शाम को दिल्ली से खंडन हुआ था, लेकिन रघु राय जो एक प्रेस्टिजियस उस समय के फोटोग्राफर थे, स्टेट्समैन के, उन्होंने बहुत होशियारी से वो ऊपर से रील नीचे गिरा दिया था। अपने उस जमाने में फिल्म होती थी, और ताकि पुलिस वाले जब वो उतरें तो उसको कैमरा छीनने में या निकाल न लें, ये अक्सर होता है। तो लेकिन वो दूसरे दिन जाके दिल्ली फ्लाइट से गई वो फिल्म, और दूसरे दिन जब छपी अखबारों में तब लोगों ने देखा कि भाई ये तो एक झूठ था जो खंडन किया था उस सरकार ने। लेकिन अब दौर दूसरा है, अब लोग प्रत्यक्ष लाइव पूरी दुनिया से देख रहे हैं, और यही कारण था कि पूरी दुनिया में प्रदर्शन हुए 20 और 21 जुलाई के जो घटनाएं हुई, छात्रों पर जिस तरह से बर्बर लाठीचार्ज हुआ, अपोजिशन लीडर्स को जिस तरह से उठा करके घसीट करके बेइज्जत किया गया, तो अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में, यूरोप में, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पूरी दुनिया में आंदोलन हुए। और शायद उसी का नतीजा हुआ कि इनको लगा कि अब जो है वो जनमत हमारे खिलाफ जा रहा है, तो ये इन्होंने मजबूरी में हम समझते हैं कि बहुत खुश इसलिए नहीं त्यागपत्र धर्मेंद्र प्रधान का लिया है कि वो मानते हैं जो मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल वो नहीं मानते हैं, लेकिन एक मजबूरी में उनको लगा कि भाई चलिए आंदोलन को शांत करने का यही एक तरीका है। आपको पांडे जी क्या लगता है? एक तो तस्वीर ये थी कि इस तरह से पुलिस ने और सरकार ने दमन किया, दूसरी एक ये भी है कि पूरे देश में, नासिक में, बंबई में, कोटा में, राजस्थान में, मतलब बंगलोर में, हर जगह। आपको क्या लगता है कि आज जो युवा पीढ़ी है, आज जो छात्र हैं, उनके अंदर क्या आक्रोश है, क्या असंतोष है, जिससे कि वो मजबूर हुए कि वो सड़कों पर निकले? और वही नहीं निकले, उनके पेरेंट्स भी, अभिभावक भी छात्रों के साथ गए, उन्होंने भी। और जिस तरह से छात्रों ने एक डेमोक्रेसी का पाठ सिखाया है हम लोगों को, पूरे देश को, सरकार को, कि भाई लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार है, सबको प्रदर्शन का अधिकार है, आपको आप कुचल नहीं सकते। तो ये क्या कहेंगे जो एक नया जागरण आया है युवाओं में? रामदत्त जी, ये जो छात्रों का 1 महीने तक आंदोलन चला है, इसे दुनिया के इतिहास में एक अभूतपूर्व आंदोलन की संज्ञा दी जानी चाहिए। एक अभूतपूर्व आंदोलन। हम लोगों के समय में भी जो आंदोलन होते थे, सारे देश में छात्र संघ थे, स्टूडेंट यूनियंस के फोरम पर लोग इकट्ठा होते थे,
सभाएं होती थी और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आंदोलन लॉन्च किया जाता था अपने मांग पत्रों को लेकर। इस आंदोलन में कोई नेता नहीं था, इस आंदोलन में कोई नेता नहीं था। न ये लोग काकरोच पार्टी की वजह से आए हैं, न ये लोग किसी राजनीतिक दल के कारण आए हैं। ये बरसों बरसों से उनके मन में जो बेचैन भाव थे, वो बेचैन भाव उभर कर आए हैं। उनको एक मंच चाहिए था। अब जैसे बिहार में एसएफआई ने एक काल दे दी, बेचैन भाव से लाखों बिहार के लड़के निकल पड़े और ज्यादा उग्र भी हो गए जैसे घटनाक्रम हो रहे हैं। उनको एक मंच चाहिए। हम लोग शुरू में इस आंदोलन को खामोशी से देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। वो इसलिए कि आपको याद होगा लगभग 1.5 साल से राहुल गांधी जी इन मुद्दों को, छात्रों के सवाल को और देश के और तमाम सवालों को लेकर देश का दौरा कर रहे। आपको याद है, सामने की ही तो बात है, 15-20 प्रांतों में प्रदर्शन हुए युवक कांग्रेस के, एनएसयूआई के। उन प्रदर्शनों पर की अनुमति नहीं दी गई। उन प्रदर्शनों पर टीयर गैस चली, पानी की बौछारें चली, लाठीचार्ज हुए, हर जगह हुआ, गिरफ्तारियां हुई। अचानक जब सीजेआई ने एक शब्द इस्तेमाल किया, अचानक अमेरिका से अभिजीत दीपके आ गए, अचानक लद्दाख से वांगचुक साहब आ गए। बीच में यह खबर आई कि वांगचुक साहब की अभिजीत दीपके की मुलाकात लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कराई थी। मैं उनके योगदान को कमतर नहीं आंक रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग इसको वॉच कर रहे थे कि दिल्ली के हवाई अड्डे तक परमिशन पहुंच गई, दिल्ली पुलिस की आला अफसर लेके पहुंच गए। एक दिन की परमिशन थी, परमिशन को तोड़कर लगातार आंदोलन चलता रहा। तो एक बात ये भी दिमाग में आई कि जो 1.5-2 महीने से अभियान चल रहा था, उस पर एक काउंटर मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई। अब वो अलग बात है कि वो आंदोलन उन ऑर्गेनाइजर्स के हाथ से भी निकल गया। जब सारे देश के छात्र, निरीह छात्र, अबोध छात्र, 12-14 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक के छात्रों का जब जनसैलाब ऊपर पड़ा, उनके अभिभावक ऊपर पड़े, माता पिता आकर जंतर मंतर पर हाजिर हो गए, तो रामदत्त जी, ये आंदोलन शुद्ध रूप से छात्र और युवा का आंदोलन हो गया था और ये सबके हाथ से निकल गया था। हमें एक पुरानी घटना का 1 मिनट में जिक्र कर दूं, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब 1966-67 का आंदोलन चला, उत्तर भारत के 9 राज्यों में आर्मगार्ड चल गई। इंदिरा जी का बयान आया कि मैं छात्र नेताओं से बात करना चाहती, स्वयं बयान आया प्रधानमंत्री जी की तरफ। हम लोग ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन लेकर इंदिरा जी से मिलने गए। लगभग उसमें 70-75 विश्वविद्यालय यूनियनों के अध्यक्ष थे। बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से इंदिरा जी मिली, चाय नाश्ते संसद जाने लगी तो आर के धवन को कहा कि लोगों को बहुत अच्छे से नाश्ता वगैरह करा के भेजना। और उन्होंने कहा कि आप लोग मेहरबानी करके शाम को गुलजारी लाल नंदा जी से मिल लीजिए, वो गृह मंत्री थे। नंदा जी के यहाँ भी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। तो उस समय जो देश व्यापक छात्र आंदोलन थे, छात्रों की समस्याएं थी, आपको तो याद होगा इंदिरा जी के निर्देश पर देश भर के वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कि यूनिवर्सिटीज में
तो कन्फ्रंटेशन हो जाता है लड़कों का अपने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से। पूरे हिंदुस्तान के पुलिस कमिश्नर्स की मीटिंग बुलाई गई। MC छागला साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, सारे उप कुलपतियों की बैठक बुलाई गई और एक सौजन्य तरीके से सद्भावना के साथ छात्रों की समस्याओं के संदर्भ में भारत सरकार की तरफ से निर्देश आए। अब एक वो दौर था, एक ये दौर है। हमारे मित्र साथी छोटे भाई समान से सत्यपाल मलिक नहीं रहे। वो गवर्नर किसानों की बात लेकर प्रधानमंत्री जी के पास गए कि 700 लोग मर गए हैं, इनकी बात तो सुन लीजिए। मोदी जी का जवाब था, कोई मेरे लिए मर गए हैं। यानी आप कल्पना करें कि हम कौन थे। मैत्री शरण गुप्त जी ने कहा था 1905 में, जब बंगभंग आंदोलन शुरू हुआ था, पहला अहिंसात्मक आंदोलन 1857 के बाद, उन्होंने कहा था कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें, आज मिलकर ये समस्याएं सभी। 1905 में मैत्री शरण जी ने कहा था, आज 2026 में उनकी कही गई ये पंक्ति याद करनी पड़ रही है। 2014 से आज की तारीख तक ये ऐसा दौर हमारे आपके और देश के सामने है। उसी वक्त डॉक्टर इकबाल भी बोले थे, तो गुप्त जी की और इकबाल जी की लाइनें बंगभंग आंदोलन का एक तरह से आह्वान गीत बन गए थे। तो इकबाल साहब का जो आह्वान गीत था, आपके इस माध्यम के जरिए मैं मोदी जी और भारत सरकार को उसकी याद दिलाना चाहता हूं। इकबाल साहब ने कहा था, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और अगर अब तक न चेतोगे, मैं लाइन में भूल रहा हूं, तो तुम्हारी बात खो जाएगी दास्तानों में।